जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ग्रंथि। दोस्तों, शरीर में जो ग्रंथियाँ पाई जाती हैं वो कितनी प्रकार की होती है, उनकी परिभाषा क्या होती है, उनका निर्माण कैसे होता है, वो किसका श्रावण करती है, आज मैं यही आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, जैसे हमारे शरीर में कुछ ग्रंथियाँ होती है जिनका निर्माण जो बहुत ही विशेष कार्य के लिए कुछ तरल पदार्थों का श्रावण करती हैं, और जो श्रावण करती हैं उन्हें एंजाइम से हार्मोन्स कहते हैं। तो वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम जान लेते हैं ग्रंथि क्या होती है। दोस्तों, ग्रंथि वो अंग होता है शरीर का, वो कोशिका या ऊतक होता है जो हमारे शरीर के किसी विशेष कार्य के लिए तरल पदार्थ का श्रावण करता है। जैसे और इसका निर्माण जो होता है एपिथेलियमी ऊतक से होता है। इसका निर्माण एपिथेलियमी ऊतक से होता है। और इसका जो रूप है, देखोगे तो आप जैसे माइक्रोस्कोप से देखो कि ग्रंथि कैसे होती है, तो वह ऊतक कोशिका या अंग के रूप में दिखाई देगी। आप जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो या तो ऊतक के रूप में दिखेगी, या कोशिका के रूप में, या अंग के रूप में। श्रावण दोस्तों, ये किस चीज का श्रावण करता है? ये या तो एंजाइम का श्रावण करेगा। दोस्तों, जब बहिस्रावी ग्रंथियां होगी तो उन्हें एंजाइम्स कहेंगे, और जब अंतःस्रावी ग्रंथियां होंगी तो उन्हें हार्मोन कहेंगे। और और इन सब को या तरल पदार्थ भी कहा जा सकता है। तरल पदार्थ एग्जाम में पूछता है ज्यादा। नियंत्रण, ये दोस्तों विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। जैसे आप रो रहे हो तो आंसू निकलने की क्रिया पे, मूत्र निर्माण की क्रिया पे, यस शरीर के पसीना छूटने की क्रिया पर, हर क्रियाओं पर ये नियंत्रण रखता है। तो दोस्तों, ये विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। कार्य इसका क्या है? भौतिक एवं रासायनिक क्रिया का नियंत्रण। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी बताया विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण, वही चीज ये भी है। दोस्तों, ये 3 प्रकार की होती है। अभी दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहला है बहिस्रावी ग्रंथियाँ। बहिस्रावी ग्रंथियाँ, दोस्तों पहले बहिस्रावी ग्रंथियाँ पढ़ लेते हैं। बहिस्रावी ग्रंथियाँ जो होती है, बच्चों को लगता है कि ये बहिस्रावी ग्रंथियाँ शरीर के बाहर होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहिस्रावी ग्रंथियाँ जो होती है वो शरीर के बाहर आ जाती है। श्रावण होने के पश्चात शरीर के बाहर आ जाती है। जैसे आंसू निकलना हो गया, मूत्र निर्माण हो गया, या पसीना आना हो गया, या लार हो गया, कान में जो मोम बनता है वो चीज़, ये सब क्या है? ये सब बहिस्रावी ग्रंथियाँ हैं। ये शरीर के बाहर आ जाती हैं, शरीर के बाहर आ जाती हैं। तो ये नलिका युक्त होती है। दोस्तों, आप इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कौन नलिका युक्त है, कौन नलिका विहीन है। दोस्तों देखिए, बहिस्रावी ग्रंथियाँ, अब कोई चीज़ बाहर आ रही है तो उसके लिए एक निश्चित रास्ता तो भी होना चाहिए। तो वो नलिका ही उसका निश्चित रास्ता होता है। इस तरह बताएंगे तो आपको याद रहेगा। वो नलिका ही इसका निश्चित रास्ता होता है जिसके माध्यम से शरीर से बाहर आ जाती है। जैसे अश्रु ग्रंथियाँ के लिए नलिका होती है, तभी तो आँख से आती है। नहीं तो पता लगे अश्रु ग्रंथियाँ मूत्रों की नलियों में चली जाए, मूत्र की ग्रंथियाँ अश्रु में चली जाए, लार ग्रंथियाँ कान में चली जाए, ये भी हो सकता है। तो इसको, जो अश्रु हो आँख ही में जाए, लार है मुंह में ही जाए, म- और जो मोम होता है कान में ही जाए, इसके लिए इसको एक निश्चित रास्ता देने के लिए नलिका दी जाती है। इस प्रकार से आप याद रख लेना कि ये नलिका युक्त होती है। नलिका युक्त हो जो बाहर आए। और एंजाइम्स, दोस्तों जो बहिस्रावी ग्रंथियों से जो जो भी पदार्थ, जो भी श्रावण हो, उसे एंजाइम्स कहेंगे। इसे एक अलग नाम दिया गया, और जो अंतःस्रावी हो उसे अलग नाम दिया गया। शरीर के बाहर, दोस्तों जैसा हमने पहले ही बता दिया कि ये शरीर से बाहर आ जाती है। एग्जाम्पल यहाँ पर समझ लेते हैं कुछ। जैसे लार ग्रंथियाँ, लार क्या होता है? जो जीभ में लार बनता है, ये भोजन को पचाने का काम करता है। ये हम पाचन में पढ़ेंगे, लेकिन ये एक ग्रंथि है। तो ये शरीर में बनता है लेकिन जीभ पर आ जाता है। तो ये एक निश्चित नली होती तब तो आ जाता है, नहीं तो कहीं भी जा सकता है। दुग्ध ग्रंथियाँ, यकृत ग्रंथियाँ, श्वेत ग्रंथियाँ, अश्रु ग्रंथियाँ, ये सब आदि ग्रंथियाँ हैं, बहिस्रावी ग्रंथियाँ हैं। ये सब बहिस्रावी ग्रंथियाँ हैं। जैसा कि आप जानते हो कि लार ग्रंथि जीभ पर, दूध दूध ग्रंथियाँ जो बच्चों को दूध पिलाया जाता है, यकृत आमाशय में होता है, श्वेत ग्रंथियाँ, अश्रु ग्रंथियाँ आँख में होती है। अब हम पढ़ते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती है? जैसे कि हमने इसे बताया कि बहिस्रावी ग्रंथियाँ बाहर आ जाती है, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथियाँ अंदर ही रह जाती है। दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ अंदर ही रह जाती है, वो कौन कौन सी ग्रंथियाँ हैं? तो देखो दोस्तों, जैसे ये अंतःग्राभी
अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है, इनका जब श्रावण होता है तो ये शरीर के ब्लड में मिल जाती हैं और ये किसी भी कोने में चली जाती है। तो किसी भी कोने में चली जाती है, इसका मतलब इसमें नलिका नहीं होती है। यदि नलिका होती तो एक निश्चित पथ पे जाती ना, इसमें नलिका नहीं होती है तभी तो ये कहीं भी चली जाती, जहाँ देखो वहीं पहुंची रहती। नलिका विहीन होती है। हार्मोन्स दोस्तों, जैसे इस बहिस्रावी ग्रंथियों को एंजाइम नाम दिया गया था, वैसे अंतःस्रावी ग्रंथियों को हार्मोन नाम दिया गया। और ये शरीर के बाहर होती थी, वैसे ये शरीर के अंदर होगी। दोस्तों देखिए, जैसे कि ये अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ब्लड में मिलकर पूरा शरीर में घूमती रहती है। तो कुछ कोशिकाएं या ऊतक या अंग इन्हें ग्रहण कर लेते हैं। तो जैसे कोई ऊतक ग्रहण करता है तो इन्हें लक्ष्य ऊतक कहते हैं। कोई कोशिका ग्रहण करती है तो उन्हें लक्ष्य कोशिका कहते हैं। कोई अंग ग्रहण करता है तो इसे लक्ष्य अंग कहते हैं। उदाहरण में देखें तो जैसे हाइपोथैलेमस। दोस्तों हाइपोथैलेमस जो है ये ब्रेन का एक पार्ट है। पीयूष ग्रंथि, ये हाइपोथैलेमस जो था ये दिमाग के अग्र मस्तिष्क का भाग था। और जो पीयूष है अग्र मस्तिष्क, ये मध्य मस्तिष्क का भाग है। पीनियल ग्रंथि ये भी है। थायराइड ग्रंथि, ये सब क्या होती है? थायराइड ग्रंथि ये गले में पाई जाती है। जब दोस्तों लोगों को घेंघा रोग होता है तो यही थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, तो इसलिए लोगों को घेंघा रोग हो जाता है। दोस्तों यहाँ अगले पेज पर है मिश्रित ग्रंथियाँ। दोस्तों हम बताए थे कि ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती है, बहिस्रावी ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और मिश्रित ग्रंथियाँ। तो बहिस्रावी भी पढ़ा दिया है, अंतःस्रावी भी पढ़ा दिए हैं और मिश्रित ग्रंथियाँ पढ़ाने चल रहे हैं। दोस्तों मिश्रित ग्रंथियाँ में कहती, मिश्रित मतलब मिश्रण, नाम से ही पता चल जा रहा है कि इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी होती है और बहिस्रावी ग्रंथियाँ, दोनों ग्रंथियाँ होती है। जैसे अग्न्याशय होगी, तो अग्न्याशय में जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी होती हैं और बहिस्रावी ग्रंथियाँ भी होती हैं। ये खाना भी पचाने का काम करती है, अन्य कई कामों को कर सकती है। दोस्तों एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। बहिस्रावी ग्रंथियाँ नलिका युक्त होती है, एंजाइम्स इसे कहते हैं, इसे शरीर की बाहर आ जाती है। बहि मतलब बाहर, अंत मतलब और उदाहरण जैसे लार ग्रंथियाँ, दुग्ध ग्रंथियाँ, यकृत ग्रंथियाँ, श्वेत ग्रंथियाँ, अश्रु ग्रंथियाँ। और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती है? नलिका विहीन होती है, तभी तो शरीर के किसी भी भाग में चली जाती है। हार्मोन्स इसे कहते हैं, इस शरीर के अंदर होते, अंत मतलब अंदर। और उदाहरण में हाइपोथैलेमस, पीयूष, पिनियल, थायराइड। दोस्तों में एक अलग चैप्टर बनाएंगे जिसमें हर हार्मोन, एंजाइम के बारे में बताएंगे, कौन सा एंजाइम क्या करता है। धन्यवाद।